दोस्तों, तालिबान की तरफ से अचानक बहुत कुछ बड़ा हो गया है। तालिबान ने भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। सवाल उठता है कि तालिबान ने अचानक भारत की तरफ दोस्ती का हाथ क्यों बढ़ाया है? तालिबान के क्या इसमें स्वार्थ है? या तालिबान भारत के प्रति दोस्ती का हाथ बढ़ाकर पाकिस्तान को यह संकेत दे रहा है कि पाकिस्तान तालिबान को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं समझे? क्या वो चीन और रूस को भी ऐसा ही कोई संकेत दे रहा है, या वास्तव में उसे भारत की जरूरत आन पड़ी? नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं अनकट और आज हम विश्लेषण करेंगे कि अचानक तालिबान ने क्यों कहा कि भारत एशिया महाद्वीप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तालिबान ने ये क्यों कहा कि तालिबान भारत से सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और व्यापारिक रिश्ते चाहता है, इनको बहाल रखना चाहता है, बहाल करना चाहता है। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या तालिबान पर भारत भरोसा कर सकता है? क्या उसके बयान को भारत टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकता है? ये कुछ बड़े सवाल हैं। लेकिन जहां तक भारत और तालिबान के सांस्कृतिक रिश्तों की बात है तो ये महाभारत काल तक जाते हैं। कहा जाता है कि गंधार की राजकुमारी थी, जिसे आज कंधार कहा जाता है। उसके बाद 980 ईस्वी तक तालिबान में हिंदुओं का शासन रहा था। जयपाल वहाँ शासक थे, जिन्हें बाद में ईरान के राजा ने हरा दिया था। और उसके बाद मुगलों का जब काल आया तो अकबर ने मानसिंह को, जयपुर के राजा मानसिंह को भेजा था अफगानिस्तान। वहाँ पर जो कारखाने थे उनको नष्ट करना था, हथियारों के कारखाने, क्योंकि जितने मुगल और जितने मुस्लिम आतताई आते थे वो सब वहाँ से हथियार लेकर आते थे, भारत पर हमला करते थे। तो उसमें महमूद गजनवी हो या कोई अन्य हो, तालिबान उस समय नहीं था कहीं भी, लेकिन उनका स्वरूप कुछ तालिबानियों जैसा ही था। राजा मानसिंह वहां गए थे, उन्होंने कारखाने नष्ट किए थे और शेरगर जो तोप बनाते हैं, दूसरा सामान बनाते हैं, उन सबको जयपुर ले आए थे, आमेर ले आए थे। आमेर के किले में उनको बसाया था। जहां तक व्यापारिक रिश्तों की बात है, आर्थिक रिश्तों की बात है, तो आप जानते हैं हींग, आपके घर में हींग का बड़ा इस्तेमाल होता है। पकोड़ा बनाइए, आप सांभर बनाइए, दाल बनाइए, कोई सब्जी बनाइए, जरा सी छटाक भर हींग डाली जाती है, स्वाद के को बदल कर रख देती है। हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि हींग लगी ना फटकरी, रंग चोखा जाए। तो ये हींग भारत का जो 60% बाजार है वो तालिबान वाला जो अफगानिस्तान है उस पर निर्भर है। दुनिया भर में जितनी हींग होती है उसका 40% खपत अकेले हिंदुस्तान में होती है। और ये तालिबान के जंगली इलाके में एक फ्लोरा नाम का एक जंगली पौधा है जिसकी जड़ से बनती है। और तालिबान का जब से वहाँ पर कब्जा हुआ है, स्थितियाँ थोड़ी खराब हुई हैं, तो हींग का व्यापार प्रभावित हुआ है। वहाँ से अखरोट आते हैं, बादाम आते हैं, सूखे मेवे आते हैं। भारत से बहुत कुछ जाता है। भारत से अफगानिस्तान को दवाइयाँ चाहिए, सिंथेटिक कपड़े चाहिए, दूसरी तरह के कपड़े चाहिए, और इसके अलावा भी बहुत सा सामान जो रोज़मर्रा के काम में आता है वो भी अफगानिस्तान को भारत से ज़रूरत पड़ती है। और भारत से मंगाना उसके लिए काफ़ी सस्ता भी पड़ता है। लेकिन तालिबान ने 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट कही है, उनको अध्ययन कर लेना चाहिए, उनको समझ लेना चाहिए। एक, उनका कहना है कि जो तापी है, TAPI, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, एक गैस लाइन भारत बिछाना चाहता है तुर्कमेनिस्तान से, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान होते हुए भारत आए। उस परियोजना को तालिबान ने खारिज नहीं किया है, बल्कि कहा है उस पर बात हो रही है, आगे भी बात उस पर हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो अफगानिस्तान से जब गुजरेगी वो गैस पाइपलाइन, तो वहाँ कारखाने लग सकते हैं, स्टील के कारखाने लग सकते हैं, दूसरे कारखाने लग सकते हैं। हिंदुस्तान को निर्बाध गैस की सप्लाई होती रहेगी जो सस्ती पड़ेगी, तो दोनों देशों को इसका फायदा ही होगा। चाबहार का जो बंदरगाह भारत बना रहा है ईरान के, और वहाँ से एक सड़क भी बना दी है अफगानिस्तान के लिए, उसके लिए भी मनाही नहीं है। अभी ये काम रुका हुआ है क्योंकि ईरान पर अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं और भारत अमेरिका के साथ है। लेकिन तालिबान ने इसे भी एक तरह से हरी झंडी दिखा दी है। तालिबान शायद इसलिए भी ये सब कर रहा है क्योंकि तालिबान को लगता है कि 23,000 करोड़ का निवेश भारत ने किया है, सलमा बांध बनाया है, वहाँ की संसद बनाई है, बहुत सी सड़कें बनाई हैं, और उन परियोजनाओं को के संचालन के लिए अभी भी भारतीयों की ज़रूरत है। अभी भारतीय सब वहाँ निकल गए हैं, वहाँ पर जो कि राजनयिक थे या दूसरा काम कर रहे थे,
लेकिन बांध का काम के संचालन है, सड़कों का काम है, उनको रख-रखाव की बात है, पावर सेंटर्स की जो रख-रखाव की बात है, उसमें हिंदुस्तानी जो विशेषज्ञ हैं, सॉफ्टवेयर के इंजीनियर हैं, दूसरे इंजीनियर हैं, उन सब की अफ़गानिस्तान में तालिबान को बहुत ज़रूरत महसूस हो रही है। महिला नर्स हैं, महिला डॉक्टर हैं, अब उनकी ज़रूरत महसूस हो रही है। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी संख्या में काम हो रहा है, उसमें भी ज़रूरत हो रही है और तालिबान पर दुनिया का दबाव बढ़ रहा है। इसका सबूत ये है कि पहले तालिबान ने कहा था कि शरिया के अनुसार सब काम होगा, यानी एक तरह से संकेत दे दिए थे कि महिलाओं को पढ़ने की यूनिवर्सिटी वगैरह में इजाज़त नहीं दी जाएगी। 1 लाख वहाँ महिलाएं हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, 30-35 लाख बच्चियां हैं जो स्कूलों में पढ़ती हैं और अब तालिबान के रुख में ये परिवर्तन आया है कि उन्होंने कहा है कि यूनिवर्सिटी में महिलाएं पढ़ सकती हैं, लेकिन वो अलग से पढ़ेंगी, वो लड़कों के साथ बैठकर नहीं पढ़ेगी। ये परिवर्तन आया है तालिबान में, लेकिन तालिबान पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। तालिबान भारत के प्रति दोस्ती जगा रहा है, उसके वो सज्जन कह रहे हैं जो 1980 में देहरादून की इंडियन मिलिट्री एकेडमी से निकले हैं। 1996 में भी ये सज्जन जो थे वो जब तालिबान ने सरकार बनाई थी तब तालिबान सरकार में मंत्री हुआ करते थे, वो भारत की अहमियत समझ रहे हैं। लेकिन तालिबान के क्या दूसरे गुट भी भारत की इस रूप में अहमियत समझ रहे हैं? एक और बात है कि क्या तालिबान ये बयान इसलिए जारी कर रहा है कि पाकिस्तान उस पर दबाव नहीं डाले और वो पाकिस्तान को साफ साफ संकेत दिए कि हम आपके पिट्ठू नहीं हैं, आपके अनुसार नहीं चलने वाले, क्योंकि पाकिस्तान ये चाहता है कि अफगानिस्तान में भारत की भूमिका नहीं हो। कुल मिलाकर भारत को इस बयान का स्वागत इस रूप में करना चाहिए कि भारत के लिए संभावनाओं के कई द्वार खुलते हैं। एक, अफगानिस्तान में आतंकवादी अड्डे नहीं पनपे जिनका इस्तेमाल आतंकवादी कश्मीर की जनता पर जुल्म ढाने के लिए करें या कश्मीर पर हमला करने के लिए करें। इसमें जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा है। लश्कर-ए-तैयबा ने तो कहा भी है तालिबान से कि देखिए साहब, हम आपके साथ 3 साल तक कंधे से कंधा मिलाकर अमेरिका के खिलाफ लड़ते रहे, अब हमारी मदद कीजिए, हमें भारत को सबक सिखाना है। इस तरह की कुछ बातें सामने आई हैं। तो उस फ्रंट पर भारत महफूज अपने आप को रखना चाहता है। दूसरा, अफगानिस्तान के अंदर 1 से 3 ट्रिलियन डॉलर तक का खनिज है। इसमें लिथियम है, इसमें क्रोमाइट है। क्रोमाइट को जंग नहीं लगता, उसमें हवाई जहाज में, हथियारों में इसका इस्तेमाल होता है। लिथियम का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक बैटरीज में होता है। कॉपर है जिसका इस्तेमाल मोबाइल फोन में होता है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि गर्भ में, धरती के गर्भ में वहां पर कितना तेल है, कितना गैस है, ये अफगानिस्तान के लोगों को भी पता नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी कॉपर की माइन है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भारत की कुछ और स्टील कंपनियों के साथ मिलकर $10 बिलियन के निवेश का प्रस्ताव भी रखा था। वो लो एस का खनन करना चाहता था और वहां पर स्टील का कारखाना भी लगाना चाहता था। ऐसा लग जाता तो अफगानिस्तान के ही नारे होते। तालिबान समझ रहा है कि भारत को यहाँ काम करने का मौका दिया गया तो भारत चीन की तरह कम से कम ये बेईमानी नहीं करेगा, जैसी बेईमानी चीन करता रहा है कि वो जमीनों पर कब्जे कर लेता है, विस्तारवाद की नीति है। भारत की कम से कम वो नीति नहीं है। लेकिन भारत को बड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि तालिबान कब अपनी जुबान से पलट जाए कोई भरोसा नहीं। एक कबीलों के सरदार ने एक बार कहा था कि मान लीजिए मैं आपके साथ कोई वादा कर लेता हूँ, लेकिन अगर मेरा कबीला मना कर देता है तो मैं भूल जाऊंगा कौन सा वादा किया था, मैं 1 मिनट के लिए भी याद नहीं रखूंगा। तो इस तरह की फितरत तालिबान की रही है, लेकिन फिर भी एक पॉजिटिव कदम है। भारत की ये कूटनीतिक विजय है, इस रूप में भी इसे लिया जा सकता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में पिछले 5 सालों में व्यापार काफी बढ़ा है। भारत से करीब 63% जो निर्यात है वो बढ़ा है और अफगानिस्तान से जो भारत को आयात होता है वो 74% बढ़ा है। 3,500 छात्र हैं जिनको हर साल भारत के अंदर भारत सरकार अपने खर्चे पर पढ़ाती है। इसके अलावा भारत में 15,000 से ज्यादा अफगानी छात्र पढ़ रहे हैं। तो इन सब की भी चिंता, अंतर्राष्ट्रीय जगत में सुर्खियां थोड़ी बटोरनी है, बदला हुआ तालिबान खुद को घोषित करना है, तो तालिबान को इन सब की भी चिंता है। और ऐसे में उसको लगता है कि एक भारत एक विश्वसनीय साथी साबित हो सकता है, लेकिन भारत को फिर भी बहुत बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। शुक्रिया।